भारत माता तुझको वंदन, तेरे चरणों का अभिनंदन। तेरी महिमा क्या गाऊं मैं, तू सारे जग में है अनुपम। हाँ वो था युद्ध प्लासी का, जब गोरे भारत में आए। रौंदा भारत की मिट्टी को, जब चाहा जुल्म सितम ढाए। तब ज्वाला बनकर धधक उठी सन 57 की चिंगारी। एक वंदे मातरम की आवाज 100 अंग्रेजों पर थी भारी। माँ का सम्मान बचाने को जाने कितने घर भूल गए। कितनों ने जान गंवाई थी, कितने फांसी पर झूल गए। हिंदू मुस्लिम ने जब गाया, माई रंग दे बसंती चोला। गोरों का शासन थर्राया, सिंहासन उनका डोला। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, मंगल पांडे मुर्तजा खान, हो मक्खन सिंह या दुर्गा सिंह, हो शीतल सिंह जहांगीर खान। न्यौछावर करके गए जान, वो लगा दी प्राणों की बाजी। उनकी आहुति से ही तो पाई थी हमने आजादी। उन बलिदानी गलियारों से यह गूंज सदा ही है आती। दिन दूने फूले और फले, अब भारत की अग्रिम थाती। आओ जय घोष करें उनका, श्रद्धा से शीश झुकाएं। आओ जय घोष करें उनका, श्रद्धा से शीश झुकाएं। उनकी भांति मिलकर सारे फिर वंदे मातरम गाएं। उनकी भांति मिलकर सारे फिर वंदे मातरम गाएं। उनकी भांति मिलकर सारे फिर वंदे मातरम गाएं। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में 1857 की क्रांति ने आजाद फिजा का ताना बाना बुन दिया था। उन दिनों देश की भौगोलिक सीमाएं आज की तरह नहीं थी। देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करते करते इन रियासतों पर आधिपत्य भी जमाती जा रही थी। धीरे धीरे इन रियासतों की धन दौलत के साथ साथ अब कंपनी उनके शासन की बागडोर भी अपने हाथों में लेने लगी थी। सन 1857 की लड़ाई का जिक्र अक्सर विप्लव या गदर कहकर भी किया जाता है। 1857 का जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में नाम आता है मेरठ का। मेरठ की छावनी से ही क्रांति की ज्वाला ने प्रचंड रूप लिया था। 1857 की क्रांति से कुछ समय पहले ही 1856 में अंग्रेजों ने अपनी एनफील्ड राइफलों में एक नए किस्म के कारतूसों का इस्तेमाल शुरू किया था। इन कारतूसों को मुंह से खोलकर उन्हें बंदूक में रखा जाता था। अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के लिए ही ये उनकी धार्मिक आस्था पर प्रहार करने जैसा था। इसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के मन पर इतना गहरा आघात पहुंचाया कि भीतर ही भीतर उनके हृदयों में विद्रोह की आग सुलगने लगी। जो 1857 की क्रांति हुई है, उसमें जो कारतूसों का विषय उठकर आता है बार बार, वो तो एक तरह से एक ट्रिगर है। किंतु क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो सालों साल चलता रहा इस देश के अंदर, और जिसने सिर्फ रजवाड़ों पे असर ही नहीं डाला, किंतु जो ग्रामीण लोग थे, जो साधारण लोग थे, जो भारत के देहातों में रहते थे, दूर दराज इलाकों में रहते थे, उनके जीवन पर भी सीधा असर डाला। उसमें सबसे जो बुरा असर पड़ा है वो उस जमाने के किसानों के ऊपर पड़ा, जो बहुत बड़ा कारण बना क्रांति का, क्योंकि सिपाही भी किसान थे। और जो हमारा दिल मेरठ के आसपास का क्षेत्र है या गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र है या कई और इलाके हैं, बुंदेलखंड में भी आप देखेंगे कि ग्रामीणों ने बहुत बढ़ चढ़कर क्रांति में भाग लिया। और कई जगह जब शहर भी हम हार चुके थे, ग्रामीण अपनी शक्ति से उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उन दिनों अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता में थी। कलकत्ता के पास ही बैरकपुर में थी अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसी में थे सिपाही मंगल पांडे,
जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी थे। सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नारा बुलंद कर दिया गया। मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट मेजर के सहायक लेफ्टिनेंट हेनरी बॉक को गोली से उड़ा दिया। इस घटना से कंपनी के अफसरों में भय की लहर दौड़ गई। उन दिनों बर्मा यानी आज के म्यांमार पर भी कंपनी का ही आधिपत्य था। बैरकपुर छावनी में हिंदुस्तानी सिपाहियों के मूड को भांपते हुए अंग्रेजों ने आनन फानन में बर्मा से अपनी कोरी पलटन बुला ली। नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के हथियार रखवा लिए गए और मंगल पांडे को उनके साथियों समेत फांसी दे दी गई। उस समय संचार के बहुत सशक्त साधन मौजूद नहीं थे। मेरठ में क्रांतिकारियों की गुप्त मंत्रणा का केंद्र था मेरठ छावनी से लगा हुआ ये औगड़नाथ का मंदिर। इस शांत और सुरक्षित स्थान पर सिपाही पूजा अर्चना के बहाने आते और आगामी क्रांति की योजना पर विमर्श करते। अंग्रेज हिंदुस्तानी सिपाहियों की सेना को ब्लैक आर्मी कहकर पुकारते थे। इसीलिए आज भी ये मंदिर काली पलटन मंदिर के नाम से मशहूर है। हालांकि अब इसका स्वरूप काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन मंदिर में स्थापित शिवलिंग आज भी वही है। क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अत्यंत मौलिक तरीका खोज निकाला था। ये तरीका था कमल और चपाती का वितरण। मेरठ में जो क्रांति हुई उसको बहुत सारे पाश्चात्य इतिहासकार ये कह कर के इंगित करते हैं कि इस क्रांति की कोई योजना नहीं थी, ये अचानक हो जाने वाली क्रांति थी। पर ये जो कमल और रोटी है ये सीधा सीधा इस बात का प्रतीक है कि ये अचानक हो जाने वाली क्रांति नहीं थी, बल्कि इसकी एक पूरी योजना चल रही थी। मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार रोटियां चौकीदारों के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव जाती थीं। अब इन रोटियों के जाने के पीछे कारण क्या था? ये माना जाता था कि नाना साहब ने एक यज्ञ किया था और उसमें एक चपाती बांटी थी और ये कहा गया था आशीर्वाद स्वरूप कि इन चपातियों को ये चपाती जहां जहां तक जाएंगी अंग्रेजी राज्य समाप्त हो जाएगा। तो एक तरह से ये एक कूटनीतिक संकेत था, कूट संकेत था जो शायद गांव गांव जा रहा था और अंग्रेज इससे बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, क्योंकि जब नैरेटिव लिखे गए, डिपोजिशन लिखे गए 1858 में, तो ये उसमें साफ लिखा, मेजर विलियम ने मेरठ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका बयान लिया, मेरठ के जो तहसीलदार थे उनका बयान लिया और उन्होंने ये कहा कि हाँ इस तरह की घटनाएं हो रही थी, चपातियां एक गांव से दूसरे गांव लगातार जा रही थी, परंतु अंग्रेज उनको समझने में असमर्थ थे। केवल ये चपातियां गांव ही नहीं जा रही थी, बल्कि जो लाइंस थी भारतीय सैनिकों की, वहां भी ये चपातियां डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही थी, जो शायद संकेत था क्रांति की तैयारी के लिए, जो संकेत था अंग्रेजी साम्राज्य की समाप्ति के लिए। ये उसका परिणाम था कि जब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति प्रारंभ हुई, तो जैसे ही शाम को क्रांति प्रारंभ हुई, कुछ ही समय बाद आसपास के गांव के लोग मेरठ में आ जाते हैं। तो अगर उन्हें पहले से सूचना नहीं थी, अगर वो पहले से जागृत नहीं थे, अगर वो पहले से इसके लिए तैयार नहीं थे, तो वो कैसे मेरठ आ गए? तो उनके मेरठ आने के पीछे शायद इन चपातियों का और रोटियों का बहुत बड़ा योगदान है, जो संकेत के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। जो संकेत था वो चपाती के साथ कमल का भी था। कमल का फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं वो हर एक फूल में एक निश्चित संख्या होती है, तो एक सैनिकों की छावनी में जब वो फूल जाता था तो उसकी पंखुड़ियां अलग कर दी जाती थी और वापस वो एक डंठल वापस आ जाता था। तो ये पता चल जाता था कि कितने सैनिक हैं जो तैयार हैं क्रांति के लिए। इसके अलावा कमल का चूंकि एक हल्का सा लाल रंग भी होता है और जो नक्शा था उसमें भी लाल रंग से छावनियों की इंगित किया जाता था और ये कह दिया जाता था कि सारा जो क्षेत्र है वो लाल हो जाएगा, यानी लाल क्रांति का प्रतीक है, लाल रक्त का प्रतीक है। तो शायद ये भी एक प्रतीक था जो सैनिकों के मध्य उस क्रांति की ज्वाला को जागृत करने का कार्य कर रहा था। तो एक तरफ कमल और एक तरफ रोटी। लेकिन बैरकपुर की घटना ने इस आग को तय तारीख से पहले ही विस्फोट में बदल डाला। स्वतंत्र दिल्ली के लेखक डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने लिखा कि 23 अप्रैल की शाम को सैनिकों ने संकल्प कर लिया
कि वे इन कारतूसों को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरठ छावनी में जब 24 अप्रैल की सुबह नियमित परेड हुई तो 90 में से सिर्फ 5 सिपाहियों ने ही अंग्रेजों के हुक्म की तामील की और उन सब का कोर्ट मार्शल करके उन्हें 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। मेरठ की ये हाइडल कॉलोनी और विक्टोरिया पार्क जांबाज हिंदुस्तानी सिपाहियों के शौर्य का गवाह रहे हैं। 10 मई 1857 रविवार के दिन शाम 5 बजे सबसे पहले उन्होंने तुरंत अपने सभी 85 साथियों को मुक्त कराया और फिर मारो फिरंगियों को का जयघोष करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 10 मई को जब क्रांति मेरठ में प्रस्फुटित हो गई और सिपाही अपना असला बारूद अपने कब्जा करने में कामयाब हो गए, उसके बाद सीधा और जेल से अपने क्रांतिकारी सिपाहियों को उन्होंने छुड़ा लिया। वो सीधे दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया और जो पुराना मार्ग था दिल्ली जाने का, मेरठ से लेकर गाजियाबाद से फिर शाहदरा होते हुए शाहजहानाबाद, उस रास्ते पे वो लोग निकले और सुबह 7 बजे दिल्ली के दरवाजे तक वो लोग पहुंच चुके थे। दिल्ली में घुसने के लिए जो सलीमगढ़ का किला है उसके नीचे एक दरवाज़ा वहाँ के लोकल लोगों ने खोल दिया, उससे वो सीधे लाल किले के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ उन्होंने बहादुर शाह जफ़र का आह्वान किया। वो सामने नहीं आ पाए क्योंकि उनका एक डॉगलास था अंग्रेज जो उनका इंचार्ज था सिक्योरिटी का, उसने मिलने नहीं दिया। तो वो लाल किले के अंदर आवाज़ सारे में लगाते रहे कि आओ धर्म के लिए आ जाओ, सब हमारे साथ खड़े हो जाओ। और ये कहते हुए लाल किले से बाहर निकले और जहाँ जहाँ अब उनकी आवाज़ पहुँचती रही वहाँ वहाँ दिल्ली के नागरिक उनके साथ मिलते रहे और वहाँ वहाँ जो जो अंग्रेज सत्ता के जितने भी स्वरूप था, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो उनके अंग्रेज अफसर हों, उन पे उन्होंने हमले आरंभ कर दिए। कहते हैं 1857 की मेरठ क्रांति से कुछ पहले एक साधु यहाँ आया था जो नज़दीक के सूरज कुंड में ठहरा था। उसने ही फिरंगियों से भारत को मुक्त कराने के लिए सैनिकों और शहरियों का आह्वान किया था। ऐसा माना जाता है कि जब क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया तो ये साधु उनके साथ था। मेरठ में सिपाहियों द्वारा विद्रोह की खबर चारों तरफ फैल गई। कानपुर, बरेली, अवध और झांसी सब जगह कंपनी के अफसरों के खिलाफ सैनिकों ने हथियार उठा लिए और देखते ही देखते इसने व्यापक भूभाग पर जनक्रांति का रूप ले लिया। इसी जनक्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। फौज के सैनिकों को पुलिस का भी भरपूर सहयोग मिला। सैनिकों के साथ साथ पुलिस के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। मेरठ की सदर कोतवाली इसका प्रमुख केंद्र बनी। एक प्रमुख योगदान जिसके बारे में कभी कोई बोलता नहीं है वो है पुलिस का योगदान। उस दिन यहाँ के पुलिसकर्मी अगर साधारण लोगों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते तो सिपाही वो नहीं कर पाते जो 10 मई को वो लोग कर पाए, क्योंकि पुलिसकर्मी सारे के सारे साधारण लोगों के साथ मिल गए थे। दोनों कोतवाल मेरठ के, चाहे उस जमाने में जिनके पास चार्ज था धन सिंह सदर कोतवाली का, और जो कोतवाल किशन सिंह थे जिनका नैरेटिव्स में एक जगह बिशन सिंह भी नाम आता है पर असली नाम किशन सिंह था, जो मेरठ शहर के कोतवाल थे, दोनों ने पुलिस व्यवस्था बिल्कुल निष्क्रिय कर दी। और पुलिस निष्क्रिय नहीं हुई, पुलिसकर्मी अपनी तलवारें हाथ में लेके भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे जब भीड़ जो यहाँ अंग्रेज मौजूद थे उनके ऊपर हमले कर रही थी। भीड़ का हमला पुलिसकर्मी द्वारा कराया गया और उनके सहयोग से हुआ। उसका फायदा सिपाहियों को मिला कि इसी अफरा तफरी में वो गए, असला कब्जे में किया और दिल्ली की तरफ कूच करने में कामयाब हो गए। जो पुलिसकर्मियों का योगदान यहीं खत्म नहीं होता है। जो मेरठ शहर के कोतवाल थे किशन सिंह, वो यादव रजवाड़ा है दक्षिण हरियाणा में, नारनौल और उसके आसपास के इलाके में, जहाँ राव तुलाराम उस जमाने में उनके नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई। ये राव तुलाराम के रिश्तेदार थे। पहले तो इन्होंने कुछ गुर्जर गांव जिन पे अंग्रेज हमला करना चाहते थे उनको बचाया, ग्रामीणों को पहले खबर कर दी थी कि अंग्रेज आने वाले, ग्रामीण अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। उसके बाद मेरठ शहर के किले की गेट पर एक इश्तिहार लगा के जिसमें उन्होंने कहा कि इन अंग्रेज़ों पे विश्वास नहीं करना है, ये लिख के चले गए रात में ही नारनौल। और जब 16 नवंबर को नारनौल में आमने सामने की अंग्रेज और राव तुलाराम के अंडर जो फोर्स वहाँ तैयार हुई थी उनके बीच में लड़ाई हुई है, तो राव किशन सिंह ने एक दस्ते का नेतृत्व किया
और वहां अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। उत्तर भारत में उनकी सबसे बड़ी छावनी थी मेरठ छावनी। मेरठ शहर मुगलों की राजधानी दिल्ली से कुछ ही मील के फासले पर था। आज भी मेरठ छावनी के इन लाल पत्थरों पर क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा अंजाम किए गए कितने ही कारनामों की गाथाएं अंकित हैं। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले कश्मीरी गेट पर अंग्रेजों से मुकाबला हुआ, जहां अंग्रेजों की बड़ी मैगजीन थी जिसमें बहुत सारा गोला बारूद मौजूद था। दिल्ली की क्रांति के एक प्रमुख स्थल पे आते हैं जो है कश्मीरी गेट, जो आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है जैसा 1857 में था। जब क्रांति प्रस्फुटित हुई तो जो दिल्ली छावनी वहां नहीं थी जो आज है। दिल्ली छावनी उन दिनों वहां थी, स्थापित थी, जहां आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है, वो पूरा दिल्ली छावनी थी। और जहां वीसी का ऑफिस है उसके सामने जो रिज है वो रिज लाइन थी पूरी पूरी, जो एक तरफ उसके सदर बाजार था और दूसरी तरफ जमुना थी। इस छावनी से अंग्रेज, जिनको मैसेज पहुंचा अफसरों को कि भाई वहां मेरठ से सिपाही आ गए हैं जिन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया है, वो जब जाते थे दिल्ली शाहजहानाबाद के अंदर घुसने के लिए तो इसी कश्मीरी गेट के रास्ते से पहुंच जाते थे। तो कश्मीरी गेट को जिन क्रांतिकारी सिपाहियों ने अपने कब्जे में कर लिया था, वहां जो अंग्रेज पहुंचे 11 तारीख को सबसे ज्यादा अंग्रेजों पे हमले उसी कश्मीरी गेट पर हुए। और उसी से थोड़ी दूर पे जमुना के किनारे वो मैगजीन स्थित थी जिसके अंदर अंग्रेजों का सारा असला बारूद था। मैगजीन को कब्जा करने हिंदुस्तानी सिपाही गए। पहले तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि बादशाह का हुक्म है कि अब ये मैगजीन तुम हमारे हवाले कर दो। अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू की। अंग्रेजों को लग गया कि अब हम इस मैगजीन को रोक नहीं पाएंगे और अगर ये पूरा असला बारूद भारतीय सिपाहियों के हाथ लग गया तो वो फिर इसका प्रयोग हमसे लड़ने में पूरे भारत में करेंगे। तो अंग्रेजों ने उस मैगजीन में आग लगा दी और उसमें विस्फोट में वो तो मरे ही, किंतु मैगजीन भी फट गई और असला बारूद खत्म हो गया। क्रांतिकारियों से को इससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने फिर दिल्ली पे अपना कब्जा कर दिया, सारे अंग्रेजों को वहाँ से मार भगाया और दिल्ली उनका हो गया। इतिहासकार अमरीश लिखते हैं कि कश्मीरी गेट की लड़ाई ऐतिहासिक है। उस समय छोटे छोटे बच्चे भी इस क्रांतिकारी गीत को जोश के साथ गली गली गाते थे। लबालब कटोरा भरा खून से, फिरंगी को मारा बड़ी धूम से। लबालब कटोरा भरा खून से, फिरंगी को मारा बड़ी धूम से। लबालब कटोरे में हल्दी पड़ी, फिरंगी के लश्कर में भग्गी पड़ी। रिसाले से बोले सुनो जनरल, रिसाले से बोले सुनो जनरल, नए कारतूसों से मारा करो। गोरे फिरंगी जो थे उनके साथ, सिपाहियों ने उनके लगाई थी लात, सिपाहियों ने उनके लगाई थी लात। 18 जुलाई 1857 तक विद्रोह की खबरें लंदन के मशहूर अखबार इलस्ट्रेटेड टाइम्स में भी छपी। इसके संपादकीय में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की क्रांति की खबरों को जानबूझकर दबाया। अगर अंग्रेज अफसर सचेत होते तो विद्रोह को रोक सकते थे। 12 सितंबर 1858 को न्यूयॉर्क से भी इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा गया। मेरठ क्रांति के शूरवीरों की स्मृति में बना ये शहीद स्मारक आज भी हिंदुस्तानी सिपाहियों के गौरव में विद्रोह की गवाही दे रहा है। 115 फीट ऊंचे इस स्मारक पर उन सभी सैनिकों के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं जिन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था। हर साल 10 मई को इन सैनिकों के शौर्य को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। मेरठ को क्रांति धरा के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान 1857 की घटना से है, जिसकी यादों को सजाए हुए है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक में उन क्रांतिकारियों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया था। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिका नंबर 2 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटनाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण घटना पांचली गांव नगला गांव पे अंग्रेज़ों के द्वारा अटैक करके भारतीयों को पकड़कर अगली सुबह फांसी की सज़ा का दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें खूनी बट की घटना को दिखाया गया है, जिसमें बरगद की पेड़ों पर अंग्रेज़ों के द्वारा गांव के लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती थी। इतिहासकार एस.बी. चौधरी लिखते हैं, ये विद्रोह राज्य व जनता का विद्रोह था, जिसमें जिन राजाओं ने हिस्सा लिया उनको उनकी प्रजा का भी समर्थन प्राप्त था। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा, 1857 का विद्रोह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। क्रांतियां
प्राय एक छोटे से वर्ग से फैलती हैं, जिनको जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी। अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियां इसका प्रमाण है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने ये कदम उठाया। वीर सावरकर ने तो स्पष्ट रूप से इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ये भी सच है कि उस समय बहुत सी रियासतें इस क्रांति का खुलकर समर्थन नहीं कर सकी, लेकिन इस क्रांति ने जो प्रभाव छोड़ा उससे साबित हो गया कि ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था जिसे आसानी से दबाया जा सकता था। ब्रिटिश इतिहासकार आर होम्स ने इस गदर को बर्बर बताया है, तो एक अन्य इतिहासकार लॉरेंस व मेल्सन का मानना है कि ये कुछ सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता डिज़रायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानते हुए वहां की संसद में कहा, इट वॉज नीदर मिलिट्री नॉर ए सिपॉय म्यूटिनी बट ए नेशनल रिवोल्ट। सन 1857 की क्रांति से ये बड़ा बदलाव हुआ कि शासन की बागडोर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सचिव की नियुक्ति की गई और एक 15 सदस्यों का सलाहकार मंडल भी बनाया गया। इस सलाहकार मंडल को इंडियन काउंसिल का नाम दिया गया। 1857 में हम लोग हारे नहीं। 1857 हमारी बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार पूरे भारत के लोग एकजुट हुए, विदेशी सत्ता के विरुद्ध खड़े होने के लिए तैयार हुए, जाति और धर्म के अपने विभाजनों को भुलाकर एक साथ लड़ने के लिए आगे निकले, शहर और ग्राम का विभाजन हटाकर एक साथ खड़े हुए। तो एक भारतीयता की एक भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ, जो आधार बना, जो इसके बाद जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के अलग अलग स्वरूप चले हैं, उनका आधार 1857 बना। इस क्रांति के जरिए हिंदुस्तानियों ने आसमान पर आज़ादी की पहली इबारत लिख दी थी। हमारे पुरखों के जिंदा दिली फसानों ने, हमारे पुरखों के जिंदा दिली फसानों ने बना दिया है बहादुर इन्हें तरानों ने, बना दिया है बहादुर इन्हें तरानों ने, बहा के अपना लहू सरहदों के सीनों पर, बहा के अपना लहू सरहदों के सीने पर, जवानी बख्श दी भारत को इन जवानों ने, जवानी बख्श दी भारत को इन जवानों ने, जवानी बख्श दी भारत को इन जवानों ने।